नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज थोड़ा बात कर लें कि किस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से इस देश के एक बड़े वर्ग को पूरी तौर से ये जो नई सरकार है और मतलब भाजपा की सरकार और उसमें खास करके अमित शाह साहब किस तरह से नियंत्रित कर रहे हैं कि उसमें एक बड़े वर्ग का वोट का अधिकार छीन लिया जाए। ये वोट का अधिकार छीनने से पहले एसआईआर कल फिर से आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने 12 राज्यों में और एसआईआर की घोषणा कर दी है। इन सब पे आए उससे पहले समझ लीजिए कि इलेक्शन कमीशन क्या चीज़ है। देश में संविधान लागू हुआ 1950 में और आर्टिकल 324 के तहत देश में चुनाव कराने का काम इलेक्शन कमीशन को सौंपा गया। 1950 में सिंगल मेंबर एक व्यक्ति ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर होता था और ये प्रक्रिया 1950 से 89 तक चलती रही। फिर अक्टूबर 89 में एक अमेंडमेंट आया इलेक्शन कमीशन एक्ट। उसमें ये पहली बार हुआ कि इसमें 2 एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर और होंगे, मतलब कुल 3 लोग होंगे और जो एक आदमी है उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहा ही जाएगा। चुनाव हुए, राजीव गांधी की सरकार थी, कांग्रेस चुनाव हारी, वीपी सिंह नए प्रधानमंत्री बने और नई जो जनता दल की सरकार आई उसने ये सब चेंज कर दिया। उसने कहा नहीं, जनवरी में फिर वापस वाली प्रक्रिया आ गई कि नहीं एक ही रहेगा। जनवरी 1990 में 89 में चेंज हुआ, 3-4 महीने के बाद फिर वापस करके नहीं एक ही चुनाव आयुक्त रहेगा और वो वापस पलट दिया। मामला चलता रहा। फिर 1 अक्टूबर 1993 1 अक्टूबर 1993 को फिर वापस फैसला हुआ कि नहीं 3 सदस्य रहेंगे, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 और इलेक्शन कमिश्नर, और तब से ये प्रक्रिया अभी तक चल रही है। एक तो ये चीज समझ लिए। दूसरा एक और चीज इसमें समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि लार्जर चीज है, आपको समझ रहा है, क्लैरिटी रहे तो अच्छा है। 1950 से 2023 तक प्रोसेस ये था चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर को बनाने का कि मतलब कानून मंत्रालय, लॉ मिनिस्टर जो थे वो कुछ एक पैनल ऑफ ग्रुप ऑफ नाम भेजते थे प्राइम मिनिस्टर को, उसमें से वो अपने हिसाब से सिलेक्शन करके चूज करके प्रेसिडेंट को भेज देते थे और वही इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाता था। ये प्रक्रिया चल रही थी। अब इसमें एक ट्विस्ट ये आया कि 2023 में सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन आई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर निर्णय देते समय निर्णय ये दिया कि ये जो प्रोसेस होगा, ये जो चुनाव आयोग चुनने की प्रक्रिया होगी, उसमें जो लोग इसको चुनेंगे, जो मंडल होगा जिसको चुनेगा कमीशन इसके ऊपर, वो लोग 3 होंगे। प्रधानमंत्री उस आयोग की अध्यक्षता करेंगे, उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे, जो बोर्ड होगा जो इनको चुनेगा, और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। ये 3 लोग मिलके भारत के इलेक्शन कमिश्नर को चुनेंगे। अब बीजेपी को तो ये पसंद नहीं आया क्योंकि आइडिया ये थी कि भाई अगर एक सर्वसम्मति नहीं बनती है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन पार्टीज, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपना एक मताधिकार का प्रयोग करके उसमें वो करेंगे। इस तरह की आइडिया थी। फाइनल डिसीजन वो देंगे। फिर सरकार से रहा नहीं गया और 2023 में ही उसने ये जब हुआ तो जल्दी से उन्होंने कानून ही बदल दिया और कानून बदल करके ये कहा कि नहीं 3 लोग तो रहेंगे, जो सिलेक्शन बोर्ड होगा, जो इंटरव्यू करेंगे, प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और एक कैबिनेट मंत्री जिसको प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। तो वर्चुअली फिर वही हो गया कि अगर ऑपोजिशन और गवर्नमेंट में सर्वसम्मति नहीं बनती है, एक मत नहीं बनता है, तो फिर तो जिसको प्रधानमंत्री चाहेंगे उसी को बना देंगे क्योंकि उन्हीं के द्वारा तीसरा बोर्ड का मेंबर भी उन्हीं के द्वारा नियुक्त रहेगा। इसी प्रक्रिया के तहत ये अभी इलेक्शन कमिश्नर्स बन रहे हैं और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी नए हैं ज्ञानेश कुमार, वो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस नए एक्ट के हिसाब से। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। हालांकि उसमें एक फ्लॉ है, मुझे लगता है कि वो भी मैं 1 मिनट में आपको इसलिए बता दूं कि दिक्कत क्या है कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर लोग चुने जाएंगे उसको शॉर्टलिस्ट करेंगे लॉ मंत्रालय।
लॉ मंत्रालय ही अलग अलग जगह से नाम लाके शॉर्टलिस्ट करके भेजेगा, तो मोर और लेस सरकार ही उसमें शॉर्टलिस्ट कर रही है। दूसरी बात यह है कि मुझे ये नहीं मालूम उसमें क्यों ज़्यादातर, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आईएएस अधिकारी इसमें इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं। इस समय भी तीनों जो इलेक्शन कमिश्नर हैं सब आईएएस अधिकारी रहे हैं, उनको जो भी माना जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से जब एडजुडिकेशन का मामला है, थोड़ा न्याय का मामला है, तो इसमें जुडिशियल मेंबर रहे तो ज़्यादा बेटर रहता है। लेकिन खैर ये जो कानून है वो है। अब मैं कैसे इसको, जो अमित शाह कहते हैं ना, क्रोनोलॉजी समझिए, कैसे अमित शाह ने इस पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल किया और अब कब्जा करके उसको मॉनिटर कर रहे हैं, ये मैं आपके साथ समझाना चाहता हूं। ज्ञानेश कुमार जी इस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले राजीव कुमार साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और ज्ञानेश कुमार जी तो अभी 19 फरवरी 2025 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने। उससे पहले राजीव कुमार साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। राजीव कुमार साहब जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे तो उनके साथ एक इलेक्शन कमिश्नर और थे जिनका नाम मैं याद दिलाना चाह रहा हूं। उनका नाम था अरुण गोयल। अरुण गोयल साहब 1962 बैच के आईएएस अफसर थे और उनकी डेट ऑफ बर्थ 2 दिसंबर 1962 थी। इलेक्शन कमिश्नर का टर्म जो है वो कहा गया है, बिल्कुल क्लियर है कि 6 साल होगा या 65 वर्ष, विच एवर इज अर्लियर। 6 साल का टर्म रहेगा, लेकिन अगर 65 वर्ष हो जाते हैं तो रिटायर हो जाएंगे। आईएएस में रिटायरमेंट 60 साल में होती है, तो एक अच्छा पार्किंग स्पेस इन लोगों के लिए बना दिया गया। अरुण गोयल साहब को इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया था 19 नवंबर 2022 में, और अगर अरुण गोयल अपने पद पे कायम रहते तो इस समय के चीफ इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल रहते, क्योंकि वही सीनियर मोस्ट थे। राजीव कुमार के बाद वही उसको वो करते। हुआ क्या कि एकदम से ऑल ऑफ अ सडन अरुण गोयल का इलेक्शन टर्म कब तक था? 6 दिसंबर 2028 तक वो उनका टर्म रहता। लेकिन मालूम नहीं क्या हुआ कि एकदम से 9 मार्च 2024 में अरुण गोयल जी ने कहा कि मेरा पर्सनल रीजन की वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अच्छी बात है, आपका भाई किसी का भी पर्सनल रीजन हो सकता है, लेकिन उनको इलेक्शन कमीशन देश से ज्यादा उनको लगा कि उनका पता है और वी रिस्पेक्ट दैट पर्सनल रीजन। वो इस्तीफा देके चले गए। लेकिन जानकारी के लिए बता दूं कि आज की तारीख में फिर वो 2-4 महीने बाद क्रोएशिया के एम्बेसडर बन के चले गए। तो ऐसी क्या वजह थी कि उनको यहां से इस्तीफा देना पड़ा? जहां पे भाई आईएएस थे, ये जिम्मेदारी की जगह थी, देश को चलाने का था, इंपॉर्टेंट जगह थी, वहां से भाग गए और क्रोएशिया के एम्बेसडर बन गए। तो ऐसी कौन सी वजह थी? वजह आप समझिए क्या थी। वजह यह थी कि ये जो ज्ञानेश कुमार जी हैं, ज्ञानेश कुमार जी पहुंच गए थे मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, जो अमित शाह साहब का सहकारिता मंत्रालय, जो अमित शाह साहब का डिपार्टमेंट है। और वहां ये 2-3 साल इनकी ये वहां पे रहे। अब क्या हुआ कि जब ये अमित शाह साहब के पास 2021 में पहुंच गए थे, जब उनके साथ नौकरी कर लिए, तो अमित शाह साहब को ने इनको पूरी तरह से ट्रेन किया और इनका एजेंडा इनको बताया कि अब तुम्हें करना क्या क्या है। लेकिन दिक्कत एक ये थी कि यहां पे अरुण गोयल से साहब बैठे हुए थे। अरुण गोयल अगर रहते और उसके बाद अगर ये अपॉइंट होते ज्ञानेश कुमार, तो संभावना यही है कि अरुण गोयल ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते, मनमानी ये कर नहीं पाते। लेकिन इसलिए अरुण गोयल से इस्तीफा दिलाया गया, इनको लाया गया। अब ये जनवरी 2029 में तक इनका टर्म है, तब तक इनको ये सारा काम दिया गया है कि एसआईआर करो, ऐसे करो, वोट चोरी करो, यहां करो, वहां करो, ये सब इनके जिम्मे कर दिया गया है। तो पहली, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन में डायरेक्टली ही वाज वर्किंग अंडर अमित शाह, तो वहां से पूरी ट्रेनिंग लेके आए हैं कि क्या क्या इनको करना है। क्योंकि ये 31 जनवरी 2024 को रिटायर हुए और फिर उसके बाद मार्च में यहाँ बना दिए गए। इनके साथ जो बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं, सुखबीर सिंह संधू, जो इन्हीं के साथ 14-15 मार्च 2024 में बने थे, और दूसरे विवेक जोशी साहब हैं, जो अभी 19 फरवरी 2025 में बने हैं, जब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने। अब मैं आपको एक
फिगर इसलिए दिखा रहा हूं कि जरा वो समझ लीजिए क्या है और फिर समझिए कि देश में होने क्या जा रहा है। होने ये जा रहा है कि देश में, मैं एक, आप टेबल देखिए, दुनिया के सबसे बड़ी लार्जेस्ट 5 डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, लार्जेस्ट जो बड़ी डेमोक्रेसीज हैं। तो सबसे पहले भारत है जिसमें एलिजिबल वोटर्स आप देख रहे हैं फर्स्ट उसमें। अच्छा, ये कहीं 2024 की फिगर है और कहीं 2025 की फिगर है, किसी देश की 2024 की है, किसी की 2025 की है। फिगर वाइज मैंने इसलिए देश, लेकिन 24 या 25 की है। भारत में एलिजिबल वोटर्स, वोटर 18 साल के ऊपर व्यक्ति यहां वोट कर सकता है, इसलिए एलिजिबल वोटर्स के नाम पे 97.8 करोड़, 97.8 करोड़ लोग वोटर हो सकते हैं, एलिजिबल हैं, उनके एलिजिबिलिटी है। लेकिन वोटर कितने थे 2024 का ये आंकड़ा है लोकसभा इलेक्शन का, 96.88%, मतलब 99.05% लोग वोटर थे जो वोटर बन सकते थे। अब आ जाइए यूएसए। यूएसए में क्या है, 23.10% लोग एलिजिबल हैं, वोटर लेकिन एक्चुअल है 18.95%, मतलब केवल 82% लोग ही वोटर हैं। अब आ जाइए इंडोनेशिया, इसके बाद लार्जेस्ट इंडोनेशिया, 20 करोड़ 50 लाख लोग एलिजिबल वोटर हैं, लेकिन वोटर वहां पे 20.48 है, करीब करीब 100% वोटर है, करीब करीब 100% वोटर है। एक कारण और है यहां पे वोटर का, यहां पे वोटिंग एज 17 साल है। और एक इंडोनेशिया के बारे में दिलचस्प बात है कि बाकी सारे देशों में, सारी जगहों पे जो वोटर का जब बाइफर्केशन करते हैं तो मेल वोटर ज्यादा होते हैं, महिलाएं कम। इंडोनेशिया में महिलाएं वोटर ज्यादा है, मेल कम है। ये मैंने कहा कि आपको ऐसे ही बता दूं। ब्राजील में 16.2 करोड़ एलिजिबल वोटर्स हैं, आउट ऑफ विच 15.59 करोड़ जो हैं वो वोटर, रजिस्टर्ड वोटर है, 96.2%। और अब पाकिस्तान है लार्जेस्ट, 5th लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, 13.2 करोड़ एलिजिबल वोटर, उसमें से 13.15 लाख, 13.15 करोड़ वोटर, करीब करीब 100% वोटर यहां पे भी। तो पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि इतने ज्यादा लोग कैसे वोटर हैं। इतने ज्यादा लोग वोटर इसलिए हैं कि ये जो संविधान है उसके अनुसार जो भी 18 साल, अच्छा ब्राजील के बारे में एक चीज और है, वहां 16 साल एज है, वहां पे 18 नहीं है, 16 साल के ऊपर वोट देने का अधिकार है। इंडोनेशिया में वैसे 17 साल है, लेकिन अगर किसी की शादी हो गई तब भी उसको अधिकार मिल जाता है, कुछ है वहां पे। यहां इन सारी जगहों पे जहां आप 96%, 99%, 100% देख रहे हैं, ये जिम्मेदारी सरकार की होती है कि वो वोटर बनाए। अमेरिका में जहां आप 82% देख रहे हैं, जिम्मेदारी इंडिविजुअल की है वोटर बनने की। तो इसलिए ये आप चेंज देख रहे हैं। अब 1, 2, 3 ये तो आपने देख लिया। अब मैं इसके आगे का इसलिए दिखा दूं कि ये भी समझना जरूरी है कि इस टेबल के आगे चलिए। भारत की कुल जनसंख्या 145 करोड़, यूएसए की 345, इंडोनेशिया की 28 करोड़, ब्राजील की 21 करोड़ और पाकिस्तान की 25 करोड़, यूएसए की 34 करोड़ है, माफ कीजिएगा 345 नहीं। अब इसमें टाइप ऑफ डेमोक्रेसी देख लीजिए, फ्लॉड डेमोक्रेसी है। इस सारे डेमोक्रेसीज के ऊपर प्रश्न लगा हुआ है, जो इंटरनेशनल एजेंसी है वो उसके अनुसार ही है। और पाकिस्तान में तो हाइब्रिड रिजीम है, क्योंकि वहां इलेक्शन जरूर होते हैं लेकिन वहां सत्ता चलाती है सेना। और डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है, जो इंटरनेशनल रैंकिंग है, उसमें मैंने बता दिया, इंडिया 6.91, यूएसए 7.85, इंडोनेशिया 6.71, ब्राजील 6.68, पाकिस्तान 4.17%। ये सारी बात मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि अब आप आ जाइए बिहार में। बिहार में एक सुन के आपको ताज्जुब होगा, कुछ अजीब सी स्थिति है बिहार में। कुल, और ये वायर की स्टोरी है, अक्टूबर के में वायर की स्टोरी की है, फर्स्ट 6-7 अक्टूबर के करीब। कुल एलिजिबल वोटर बिहार में 8 करोड़ 25 लाख।
कुल एलिजिबल वोटर, ये फिगर इसलिए समझ लीजिए कि इतने लोगों को वोट देने का अधिकार बिहार में था, लेकिन एक्चुअल वोटर कितने हैं बिहार में? 7,42,00,000। तो कितने परसेंटेज हुए? ऑल इंडिया एवरेज है 99%। अब इसका अगर आप ये देखिए कि बिहार में क्या हुआ, बिहार में 8,25,00,000 एलिजिबल, जिसमें से मतदाता बने 7,42,00,000, और इसको परसेंटेज टर्म में देखिए तो 89.99%, करीब करीब 90% आ रहा है। 10% लोगों को आपने वोटिंग से बाहर कर दिया, 99 से आपने 10% बाहर कर दिया। अब अगर ये आंकड़ा ऑल इंडिया पे लगा दीजिए, जो ऑल इंडिया जहां पे इस समय एलिजिबल वोटर्स 96.88 करोड़ थे 2024 में, 10% इसमें से बाहर आप कर दिए होते तो 86 करोड़ वोटर रह जाते। 10 करोड़ वोटरों को डिफ्रेंचाइज करने का प्लान है, और किन लोगों का मताधिकार छीनना है ये बिल्कुल क्लियर है, ये साफ साफ पता है क्या है। और इस काम को करने के लिए ज्ञानेश कुमार जी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। और जब ये एसआईआर सब कंप्लीट हो जाएगी तो भारत में ये अजीब सी एक चीज़ रहेगी, एलिजिबल वोटर्स का केवल 90% से कम लोग वोटर रह जाएंगे, जबकि जिम्मेदारी सरकार की है हर एक आदमी को वोटर बनाना। तो ये होने जा रहा है, अभी कोई हल्ला नहीं मच रहा है, लेकिन वो लोगों का वोट चोरी ही नहीं है जो राहुल गांधी कह रहे हैं, ये वोट के अधिकार छीनने की बात हो रही है। और आगे देखिए इसमें और क्या क्या अधिकार आपके छीने जाएंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।